बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर एजाज महमूद कुरैशी आज एफएससी सेकंड ईयर के लेक्चर शुरू करने लगा हूँ। उस सिलसिले का ये पहला लेक्चर होगा और ये जो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके मुताल्लिक होगा। इसमें हम उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो स्टडी करेंगे और बेसिक्स चीज़ें जो हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आज हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें हम कूलम्स लॉ जो फेमस लॉ है वो स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और ये चैप्टर 12 है सेकंड ईयर का। एक्चुअली ये पहला चैप्टर है लेकिन बुक पे चैप्टर 12 ये कहलाता है। तो मैं इसकी तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Electrostatics. The study of electric charges at rest under the action of electric forces is known as electrostatics. The study of electric charges at rest under the action of electric forces is known as electrostatics. Or, second definition, the branch of physics which deals with electric charges at rest is known as electrostatics. यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। यानी वो चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, उनकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। या दूसरी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका उल्ट एक टॉपिक जो आता है डेफिनेशन इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है। वो होती है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन हमारा जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें फिर इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है हम उसकी तरफ आते हैं। A force which holds negative and positive charges inside atoms and molecules is known as electric force. A force which holds negative and positive charges inside atoms and molecules is known as electric force. एक फोर्स जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को इकट्ठा रखती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। Since our body is composed of atoms and molecules, so we can say that our existence is due to electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? एक फोर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर इकट्ठा रखती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। Since our body is composed of atoms and molecules, so we can say that our existence is due to electric force. हमारी बॉडी जो है एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स इकट्ठा रखती है।
अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ना हो तो वो अंदर इकट्ठे ना हो, एटम और मॉलिक्यूल का वजूद ना हो तो हमारी जो बॉडी है उसका भी वजूद ना हो। तो हम कह सकते हैं आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस। There are two types of charges. Negative charge number 2 positive charge. There are two types of charges. Number 1 negative charge, number 2 positive charge. तो चार्जेस की दो किस्में हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तीसरी किस्म नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज, नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज। The charge on electron is assumed to be negative and that on proton is positive. तो हम टाइप्स ऑफ चार्जेस देख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नंबर 1 नेगेटिव चार्ज, नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज। The charge on electron is assumed to be negative and that on proton is positive. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Like, similar. Electron, electron, proton, proton, negative, negative, positive, positive. Like charges repel each other. Similar charges repel each other. Unlike charges, dissimilar charges, electron, proton, attract each other. Negative, positive, attract each other. तो ये like charges repel each other, unlike charges attract each other. Similar charges repel each other, dissimilar charges attract each other. ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, इसके मुतल्लिक कूलम एक साइंटिस्ट है, उसने मेजरमेंट की चार्जेस के दरमियान, फिर उसने एक फेमस लॉ बनाया जो उसके नाम पे कूलम्स लॉ कहलाता है। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ये उसी की बेसिक्स थी, कूलम्स लॉ है। अब मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं। Coulomb's law. Coulomb's law, the force between
2-point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. The force between 2-point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. 2-point charges. A point charge is a charge of negligible mass. 2-point charges के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी 2-point चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, ये फोर्स जैसे हमने पढ़ा शुरू में अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लाइक चार्जेस के दरमियान रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन। लेकिन ये जनरल लॉ है कि जो फोर्स है 2-point चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज Q1 and Q2 are 2-point charges and R is the distance between them. ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और दरमियानी डिस्टेंस R. So suppose Q1 and Q2 are 2-point charges and R is the distance between them, then according to law, force between them will be F proportional to Q1, Q2 and F is inversely proportional to R square. इस लॉ के तहत force directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Combining these equations, F is proportional Q1, Q2 over R square. F is equal to K Q1 Q2 over R square, where K is a proportionality constant. तो F is यानी ये इसको खत्म करने के लिए हम ये कांस्टेंट लगाते हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, K is proportionality constant. इसकी वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है कि मीडियम क्या है चार्जेस के दरमियान और हम यूनिट्स कौन से यूज कर रहे हैं। तो K की वैल्यू मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड करती है और यूनिट्स ऑफ जिसमें हम ये चीज़ें मेजर कर रहे हैं, चार्जेस मेजर कर रहे हैं, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैल्यू ऑफ K, इसको मैं लिखता हूँ अभी, the value of K depends upon the system of units and the medium
between the two charges. यानी k की वैल्यू डिपेंड करती है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है और मीडियम चार्जेस के दरमियान क्या है। सपोज हम SI यूनिट्स यूज कर रहे हैं और मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है। फॉर SI सिस्टम and free space, K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square, where epsilon naught is equal to 8.85 10 power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. This is electrical constant and is known as permittivity of free space. Permission से permittivity of free space. Free space means vacuum without atoms or molecules, यानी ऐसी स्पेस जिसमें वैक्यूम है तो उसे हम फ्री स्पेस, कोई एटम मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये कांस्टेंट k की वैल्यू जब हम ये इसमें पुट करते हैं तो ये आती है 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। force, Coulomb force 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. So this is Coulomb's law. This is the relation for Coulomb's law for free space. This is the force between 2 point charges in free space. अब हम इसकी वेक्टोरियल फॉर्म लिखेंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टोरियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ कि इसको वेक्टर की शक्ल में लिखना। अब मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, Coulomb's force is a mutual force if Q1 exerts a force F21 on Q2, then Q2 will exert an equal force F12 on Q1 but in opposite direction such that F21 is equal to minus F12. Coulomb force is a mutual force. If Q1 exerts a force F21 on Q2, then Q2 will exert an equal force F12 on Q1 but in opposite direction such that F21 is equal to minus F12. That means
कि इनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, कि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। सपोज दिस इज Q1, this is Q2, R is the distance, this is force F21, this is force F12, ये है repulsive force। और if they are unlike charges, this is Q1, this is Q2, so then F21, F12 and R is the distance. This is force of your attractive force, attractive force। कि ये फोर्स जो है होगी इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट होगी। इफ रिपल्शन F21 की ये साइड, F12 की ये साइड, और अगर अट्रैक्टिव है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो दिस फिगर कि F21 डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, F12 डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको वेक्टर की शक्ल में इन फोर्सेस को लिखेंगे हम। F21 will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square R21 hat, and F12 will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square R12 hat। जब हम वेक्टर की शक्ल में फोर्स को लिखेंगे तो साथ हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। F21 के लिए R21 हैट, F12 के लिए R12 हैट। इसको फिगर में मैं शो करता हूं। Q1, Q2 और F21 force R21 hat। Q1 Q2 R distance, F12 force और R12 hat direction। Q1 Q2 फोर्स क्या है, F21 यूनिट वेक्टर R21 है, और ये अगर इसको हमने F12 शो किया तो उसका है R12 है। तो R21 हैट इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ F21 है, F21 फोर्स। R21 हैट यूनिट वेक्टर है जो कि F21 फोर्स की डायरेक्शन देता है। इसी तरह R12 हैट यूनिट वेक्टर है जो F12 फोर्स की डायरेक्शन देता है। अब मैं यहां पर ये प्रूव करूंगा ये रिलेशन कि ये कैसे आती है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। मैं इन्हें नंबरिंग दे देता हूं, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 में हम ये अभी देखते हैं। वी नो R21 hat is equal to minus R12 hat। ये क्या? These are unit vectors। A unit vector क्या होता है? A vector having unit magnitude, one magnitude, and it is used to represent the direction of a vector। यहाँ ये डायरेक्शन दे रहे हैं फोर्स की, तो दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। अब मैं इसको इक्वेशन 6 को इक्वेशन 4 में पुट करूंगा। I will use equation 6 in equation 4। फिर देखते हैं क्या क्या तमाशा होता है। Using equation 6 in equation 4,
F21 force 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R स्क्वायर, और R21 हैट की बजाय हम ये पुट कर देते हैं माइनस R12 हैट, माइनस को बाहर लें 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R स्क्वायर R12 हैट। अब इसमें देखें ये ब्रैकेट में क्या चीज आ गई, अगर हम गौर करें तो दिस इज इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन 5 एंड इट इज इक्वल टू F12, यानी ये इक्वेशन 5 में ये दिया गया है और ये F12 के बराबर है। तो यूजिंग इक्वेशन 5 इन दिस इक्वेशन, इसमें हम इक्वेशन 5 यूज करते हैं तो ये बन जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12। दस कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, जहां से हमने इसको प्रूव करना था, तो कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। ये एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। ये वेक्टोरियल फॉर्म भी आ गई और ये हमने ये भी प्रूव कर दिया कि कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। ये पेपर्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, तो आप इसको ऐसे प्रूव करेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि हमने इसमें मीडियम का कोई मीडियम जो यूज किया, हमने फ्री स्पेस यूज किया, यानी कोई दूसरा मीडियम हमने यूज किया ही नहीं। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कूलम फोर्स के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। तो अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स, कि कूलम फोर्स के ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। हम देखेंगे कि कूलम फोर्स के ऊपर मीडियम का काफी स्ट्रेंज इफेक्ट होता है। कूलम फोर्स जब हम मीडियम यूज करते हैं ये डिक्रीज हो जाती है एक खास अमाउंट से, तो मैं वो लिखता हूं। आज की आखिरी इस लेक्चर की आखिरी पार्ट, आखिरी हिस्सा, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। हेडिंग मैं दूंगा इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन effect of medium on Coulomb's force. Observe that when the space between the two charges is filled by an insulator dielectric, Coulomb's force reduces by a factor epsilon naught, known as relative permittivity or dielectric constant or
dielectric coefficient. It is experimentally observed that when space between the two charges is filled by an insulated dielectric, Coulomb's force reduces by a factor of epsilon r, known as relative permittivity or dielectric constant. ये देखा गया है कि जब चार्जेस के दरमियान हम मीडियम यूज करते हैं, सपोज हम इंसुलेटर यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं हो सकती, इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, तो कूलम्ब फोर्स एक खास फैक्टर एप्सिलॉन आर से रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ये फैक्टर जो है इसे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, तो उस हिसाब से जो भी आप मीडियम इसमें यूज करेंगे कूलम्ब फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। यानी इसका कूलम्ब फोर्स के ऊपर बड़ा अजीब इफेक्ट होता है। जब आप इंसुलेटर यूज करते हैं कूलम्ब फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स मीडियम इज इक्वल टू फोर्स फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। एफ डैश is equal to f over epsilon r. एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है जितने भी मीडिया हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होती है। फॉर मीडिया अदर देन एयर, epsilon r is greater than 1. So f dash is less than f. कि अगर आप कोई और मीडिया यूज करते हैं एयर के अलावा तो एप्सिलॉन आर जो है ये उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, लिहाजा एफ डैश जो है वो एफ से लेस होता है। अब मैं ये करता हूं कि ये इसमें वैल्यूज पुट करता हूं, फिर देखते हैं इक्वेशन की शक्ल क्या बनती है। कि हम जो ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अब ये फैक्टोरियल फॉर्म में मैग्नीट्यूड की शक्ल में इसको लिख रहा हूं, तो हमें मालूम है, हमने पीछे लिखा कि फोर्स की वैल्यू जो थी वो इसमें हम पुट कर देंगे अब, और ये देखते हैं क्या बन जाती है। एफ डैश हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया कि जब आप एक मीडियम यूज करते हैं तो कूलम्ब फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नया फैक्टर आ गया एप्सिलॉन आर वाला, Q1 Q2 और आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये मीडियम एयर है तो एयर के लिए क्या होगा? फॉर एयर epsilon r is equal to 1.0006, that is approximately 1. So f dash is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r square, that is f dash is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r square. And for air the value will remain same. अगर हम मीडियम जो है वो एयर यूज करते हैं तो कूलम्ब फोर्स जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता एयर का, क्योंकि जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो तकरीबन 1 है, 1 के करीब है। हम इसमें पुट करते हैं तो कूलम्ब फोर्स वही आ जाती है जो फ्री स्पेस में है। तो ये कूलम्ब लॉ जो है ये
जो जिसकी ये रिलेशन है, ये फ्री स्पेस के लिए भी यही फार्मूला होल्ड होता है, और अगर मीडियम हम एयर यूज कर लें तो कोई चेंज नहीं आती। तो ये आज का मेरा लेक्चर था जिसमें हमने कूलम्स लॉ के मुतालिक पढ़ा। इसमें मैंने आज के लेक्चर में जनरली पहले मैंने आपको स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस, फिर हमने ये चार्जेस की जो फोर्स किस तरह की लगाते हैं दूसरे के ऊपर चार्जेस जो हैं, फिर फेमस कूलम लॉ की तरफ हम आए और कूलम लॉ को स्टेट किया, कूलम लॉ का फार्मूला वगैरह लिखा, कूलम लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म लिखी, और फिर ये मैंने आपको बताया कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है दूसरा पहले पे भी उतनी ही फोर्स लगाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमने प्रूव किया। फिर हमने कूलम लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म लिखी, और इसके बाद जो फाइनली ये था कि इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स, इसमें हमने देखा कि जब हम मीडियम यूज करते हैं तो कूलम फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है एक खास फैक्टर एप्सिलॉन आर से, और वो मुख्तलिफ मीडियम के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसी हिसाब से कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर एयर हम मीडियम के तौर पर यूज कर रहे हैं, कूलम फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता।